हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्र प्रकाश सोलंकी आपका अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने बोहर मॉडल के बारे में पढ़ा था, उसके परिकल्पनाएं पढ़ी थी बोहर की, और अब उससे रिलेटेड उस परिकल्पना के से अपन किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो कक्ष है उसकी त्रिज्या और उस कक्ष के अंदर इलेक्ट्रॉन का वेग, आवर्ती और परिक्रमण काल या आवर्त काल को हम ज्ञात करेंगे, उसके लिए सूत्र व्युत्पत्त करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के कक्ष की त्रिज्या से। हम इसका सूत्र पहले डिराइव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन के कक्ष की त्रिज्या। ओके, इलेक्ट्रॉन कौन से भी कक्ष में हो सकता है, तो हर एक कक्ष की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम सूत्र डिराइव कर रहे हैं। तो उसके लिए बोहर की परिकल्पनाओं में से हमने दो सूत्र आपको याद होंगे। पहला जो पहली परिकल्पना से है वो ये था, बोहर की प्रथम परिकल्पना से। तो बोहर की प्रथम परिकल्पना से हम क्या समझते हैं, mv² बराबर 1/4πε0 ZE²/r। मैंने इसकी जगह k लिखा था और मैंने कहा था ये k का मान होता है 1/4πε0। ε0, देखिए ये पूरा का पूरा जो ये चीज़ है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड है। ये एप्सिलॉन नॉट क्या चीज़ है, यहाँ पर हमें ये चीज़ परेशान नहीं करेगी, हमें इसका बस मान रखना है ना। आगे हमें इसका मीनिंग क्या है, इससे हमें इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका जो वैल्यू वगैरह आपको बता दी जाएगी। ये कांस्टेंट है तो बता दें आपको। अब जो है ये मैं किसी एक कक्ष के बारे में बात कर रहा हूँ, किसी भी एक कक्ष के बारे में। तो मान लीजिए मैं nth कक्ष की बात कर रहा हूँ, तो nवें कक्ष की बात कर रहा हूं, तो ये जो वेग होगा वो nवें कक्ष का होगा। ये जो त्रिज्या है वो nवें कक्ष की है, ये भी त्रिज्या जो है वो nवें कक्ष की है। हम किसी भी nवें कक्ष की त्रिज्या निकालने जा रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। तो इसलिए n लगा दिया ताकि एक पर्टिकुलर nवें कक्ष के लिए हमें मान मिल जाए। क्योंकि मैंने जब डिराइव किया था, ये जो फॉर्मूला बनाया था, हमने कहा था ये अभिकेंद्रीय बल है, ठीक है कि नहीं है। अभिकेंद्रीय बल तो ये वेग है, उस जिस वर्ताकार पथ पे गति कर रहा है उसका वेग। मैंने कहा nवें कक्ष में गति कर रहा है तो उसमें वेग, क्योंकि हर एक कक्ष में अलग अलग वेग होगा, तो nवें कक्ष में गति कर रहा है तो वेग vn लिख दिया। और जिस वर्ताकार पथ पे गति कर रहा है उसकी त्रिज्या, तो nवें कक्ष में गति कर रहा है तो त्रिज्या उसकी मैंने rn मान ली। और इसी प्रकार ये भी क्या है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है, ठीक है। और ये वाली भी त्रिज्या जो है nवें कक्ष की त्रिज्या होगी। ओके, दूसरा जो है ये बोहर की प्रथम परिकल्पना से मिल गया, इसको अपन समीकरण नंबर 1 लिख सकते हैं। और बोहर की द्वितीय परिकल्पना से हमने क्या समझा था, बोहर की द्वितीय परिकल्पना से बोहर की द्वितीय परिकल्पना कहती है कि जो कोणीय संवेग होता है mvr, अब मैं कह रहा हूं क्योंकि मैं nवें कक्ष की बात कर रहा हूं तो ये वेग nवें कक्ष का है और ये त्रिज्या भी nवें कक्ष की। mvr बराबर nh/2π, ठीक है। ये nवें कक्ष का nh इसलिए लिखा है क्योंकि ये nवें कक्ष का हो गया, क्योंकि हमने कहा था ये nवें कक्ष की हम बात कर रहे हैं, कोई nवें कक्ष का। nवें कक्ष में वेग, nवें कक्ष की त्रिज्या और nवें कक्ष में कोणीय संवेग क्या होगा, nh/2π। पहले कक्ष में h/2π, दूसरे कक्ष में 2h/2π, तो nवें कक्ष में क्या होगा, nh/2π। ये समीकरण नंबर 2 है। अब हमको निकालनी है त्रिज्या। आप ढंग से देखें, इन दोनों समीकरण के अंदर दो चर है, मतलब दो बदलने वाली चीज़ें हैं। एक तो आप ध्यान दें त्रिज्या है और एक है वेग, बाकी कोई बदलेगा नहीं। त्रिज्या, वेग, द्रव्यमान कभी बदलता नहीं, ये सब पूरा कांस्टेंट है। z बदलता नहीं, e का मान बदलता नहीं, r तो बोल दिया अपन ने। इसमें भी देख लीजिए तो हमारे पास दो समीकरण और दो ही अज्ञात राशियां हैं, तो हम निकाल सकते हैं। और 10th में आपने विलोपन विधि पढ़ी थी, क्या करते थे अपन, दो समीकरण में से
एक से एक चर का मान निकाल देते दूसरे के पदों में और दूसरे के अंदर रख देते थे। तो अब मैं दूसरे में से v का r का मान निकाल दूंगा या v का मान निकाल दूंगा। v का मान निकाल देंगे r के पदों में, और जो v का मान मैं यहां से निकालूंगा वो इसमें रख दूंगा पहले वाले में, तो सीधा मुझे r का मान मिल जाएगा। देखें आप कैसे करते हैं। तो मैं यहां से v का मान निकालता हूं, तो vn बराबर क्या होगा, nh अपॉन 2 पाई, v बराबर nh अपॉन 2 पाई, यहां से ये दोनों नीचे आ जाएंगे, m rn। ठीक है, इसका मान समीकरण 1 में रखो। देखिए दूसरे से तो मैंने किसका मान निकाला है, vn का मान निकाला है दूसरे वाले में से, और इसका मान पहले में रख दीजिए। vn का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होता है, समीकरण 1 में रखने पर vn का मान, तब ये समीकरण 1 में रखेंगे। vn कहां पर है, ये रहा, यहां पर समीकरण 1 में रखेंगे। देखिए यहां पर vn स्क्वायर है, तो जब इसका मान इसमें रखूंगा तो इन सबका स्क्वायर करके रख देंगे, क्योंकि यहां पर vn स्क्वायर है, तो m अपॉन rn। अब देखिए vn स्क्वायर है तो vn ये रहा, तो n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4, इसका स्क्वायर 4 होगा, पाई स्क्वायर m स्क्वायर, और इसका स्क्वायर हो जाएगा rn स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हमने vn की जगह vn का मान रख दिया बट स्क्वायर करके रखा हमने। ओके, अब उसके सामने जो भी ये वापस लिख दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z स्क्वायर अपॉन rn स्क्वायर। ठीक है, अब मान रखने के बाद में अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं और rn को एक तरफ ले आते हैं ताकि rn का हमको मान मिल जाएगा। आप देखिए rn स्क्वायर से rn स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो गया। क्या क्या चीज़ कैंसिल हो जाती है आप ढंग से देख लीजिए। यहाँ पर ये rn स्क्वायर से rn स्क्वायर चला गया, देख सकते हैं। और कौन कट रहा है, देखें आप, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पर पाई स्क्वायर है, वहाँ पर पाई है, एक पाई, इससे एक पाई कैंसिल, एक पाई बच गया है। और देख लीजिए कोई और कट रहा है, एम स्क्वायर, और देखिए एम पड़ा है यहाँ पर, एक एम यहाँ से कैंसिल हो सकता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे एक आर एन बचा है, बस ये आर एन बचा है, इसको हम उधर भेज देंगे, वज्र गुणा कर दीजिए, ये जाएगा उधर और ये आएंगे इधर। तो देखिए इसको भी इधर भेज दीजिएगा एप्सिलॉन नॉट को, तो क्या बनेगा, एप्सिलॉन नॉट ये यहां से यहां आया, एच स्क्वायर एन स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में क्या आएगा, देखिए इधर से इसको इधर भेजिए, जेड ई स्क्वायर, और यहां पर क्या है, एम एंड पाई, पाई एम ऑलरेडी यहां पर है, और वहां से जेड ई स्क्वायर आएगा, तो ई स्क्वायर जेड, पहले ई स्क्वायर को लिख दिया फिर जेड। अब ये आर एन गया उधर, आर एन गया इधर, चलिए तो आर एन का मान आ गया भाई। आर एन का मान देखिए ये वाली चीज़ है, देख लीजिए वज्र गुणा में कोई दिक्कत तो नहीं है। इस तरफ से एप्सिलॉन नॉट इस तरफ आ गया, एच स्क्वायर एन स्क्वायर, और यहाँ से ये मान इधर आ जाएंगे, जेड ई स्क्वायर नीचे आ गया, जेड ई स्क्वायर, और यहाँ पर अपने पाई है, पाई बचा हुआ है, एक एम बचा हुआ है, ठीक है। अब ये वाला जो सूत्र है वो आपके त्रिज्या का सूत्र मिल गया, इसको हमें याद रखना है। वैसे अगर देखा जाए तो क्वेश्चन जो है वो इस सूत्र से रिलेटेड नहीं आता, मतलब कि हमें क्वेश्चन में एग्जैक्ट त्रिज्या निकालने को बहुत कम पूछता है, बहुत ही कम पूछता है ना। ज़्यादातर हमें इस रिलेशन से पूछते हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आप इस सूत्र को ध्यान से देखें और इसको देखेंगे कांस्टेंट क्या क्या चीज़ है। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, मान बताता हूँ एप्सिलॉन नॉट का। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है और इसका जो मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर। ये इकाई वही है 9 × 10⁻9 वाली न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, उल्टा हो गया,
ठीक है, क्योंकि हमने इसको के बोला था, तो के की जो इकाई होगी और इसकी जो इकाई होगी वो एक दूसरे के एकदम उल्टी होगी, क्योंकि इन दोनों की इकाई होती नहीं है। फिर भी ये सब आपका यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है इससे, आप तो बस इसका मान याद रखें क्या चीज़ है ना। अभी इसको गायब कर देते हैं इसको, ठीक है। और पाई का मान सबको मालूम है 3.14 है। एच प्लांक स्थिरांक कल भी पढ़ा था 6.625 या 6 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और m का मान देख लीजिए, m का मान द्रव्यमान है। किसका द्रव्यमान है भाई? m कहाँ से लाए हम? यहाँ से। ये इलेक्ट्रॉन के लिए अभी केंद्रीय बल है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है ना, 9.1 × 10⁻31 kg है ना। और क्या चीज़ है जो आपको मालूम नहीं है? एप्सिलॉन नॉट आ गया, h आ गया, पाई m e क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश E = क्या होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलाम। अब जो है, और हाँ n और z ये तो बदलते रहेंगे ना। z माने परमाणु क्रमांक, मैं किस परमाणु की बात कर रहा हूँ उस हिसाब से उसका परमाणु क्रमांक होगा, ठीक है ना। किस परमाणु की त्रिज्या निकाल रहे हैं, तो ये परमाणु चेंज हो सकता है, इसलिए z चेंज हो सकता है। n कौन से कक्ष की बात कर रहा हूँ? दूसरे, तीसरे, चौथे, इस वजह से n भी चेंज हो सकता है। तो ये दो चेंज हो सकते हैं, बाकी ये सब कांस्टेंट है। तो ये सब कांस्टेंट की जगह इनका मान अगर रखा जाए, इसकी जगह ये, h की जगह ये, और स्क्वायर करके रखेंगे, आपको मालूम है h स्क्वायर है। पाई की जगह 3.14, m की जगह 9.10⁻31 और e की जगह 1.10⁻19 और ऊपर क्या लगा देंगे? स्क्वायर। जब ये सारे मान इसमें रख देंगे और जब इनको सॉल्व किया जाएगा तो आपको कुछ इस तरह से वैल्यू मिलेगी। इस पे रखकर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.529 10⁻−10 n² ये अपन को Rn का मान मिल गया। ये क्या चीज़ है? Rn। अगर ये सारे मान यहाँ पर इन कांस्टेंट की जगह पुट कर दें, जो हमेशा के लिए कांस्टेंट है, तो अब हमें इनको ध्यान में रखने की कोई ज़रूरत नहीं। अब ये फॉर्मूला है हमारे पास, ये फॉर्मूला नहीं, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला तो आगे से आगे डेरिवेशन में कहीं काम जरूर आ सकता है, बट न्यूमेरिकल्स में त्रिज्या, अगर पूरी त्रिज्या निकालनी तो भी ये फॉर्मूला हम काम में लेंगे। 0.5 10⁻−10। अब ये है मीटर के अंदर, ये आंसर आता है मीटर के अंदर, और त्रिज्या हम निकालते हैं एंगस्ट्रम में, तो 10⁻−10 पढ़िए तो इससे भी ज़्यादा अच्छा सूत्र आपको ये मिल जाएगा। Rn = 0.529 n²/z। ये आपका फाइनल फॉर्मूला है और जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। 0.529 n²/z। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये किसके अंदर है? एंगस्ट्रम के अंदर। ये जो आंसर आपको मिलेगा वो आंसर आपको एंगस्ट्रम में मिलेगा। ये फॉर्मूला लगाते तो मीटर में नहीं मिलेगा, और यही फाइनल आपको फॉर्मूला लर्न रखना है। तो ये देखिए, हमने त्रिज्या का फॉर्मूला बहुत ही इजी तरीके से बोहर के दो परिकल्पनाओं से हमने ये चीज़ निकाल दी है। अब जो बात करते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए बोर्ड लेवल में त्रिज्या पूछ भी सकते हैं, बट फिर भी जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं कंपटीशन लेवल में, तो बहुत कम केस में त्रिज्या पूछी जाती है। त्रिज्या मतलब डायरेक्ट त्रिज्या की, इसके 5th की त्रिज्या वो कंपेयर करवाता है आपसे। जो क्वेश्चन जो आते हैं वो इस तरह से आते हैं। जैसे आप इस फॉर्मूले को लास्ट में देख लीजिए, 529 n²/z। अब मैं इसी को आगे लिख देता हूँ वापस। Rn = 0.529 n²/z। क्वेश्चन इस रिलेशन से कम आते हैं, यहाँ पर इस रिलेशन से ज़्यादा आते हैं। Rn जो है वो समानुपाती है n² के। ये रिलेशन पे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, और इस रिलेशन पे दूसरा Rn जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है परमाणु क्रमांक के, है ना, या समानुपाती है 1/z के। दोनों में से कोई भी बात करें, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट ये नहीं है मैं कहूँगा उतना इंपॉर्टेंट ये रिलेशन है, क्योंकि कई बार कंपटीशन में इन्हीं रिलेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दो रिलेशन, इन्हीं रिलेशन पे क्वेश्चंस आएंगे आपके। अब जो है अगर बात की जाए
हाइड्रोजन, एक और बात जो इम्पोर्टेंट बात बोहर से रिलेटेड जो बतानी है वो ये है कि ये जो बोहर का जो मॉडल है वो हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं के लिए ही है, हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं के लिए। अब हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं से क्या मतलब है, हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है एक, तो इसका मीनिंग ये है कि ये जो मॉडल वहीं पर लगेगा, उन्हीं के लिए लगेगा जिसमें जो है इलेक्ट्रॉन, जिस भी परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना हो, एक हो। तो इसलिए जो बोहर का जो मॉडल है वो अप्लाई होता है हाइड्रोजन के लिए। दूसरा हीलियम के लिए, अब हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये लीजिए, तो इसके लिए लागू होगा बोहर का मॉडल। लिथियम 3 इलेक्ट्रॉन है, ये लो 2 निकाल दिए, तो इनके लिए, ऐसे आयनों के लिए कह सकते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो, एक ही हो, उनके लिए ही बोहर मॉडल लागू होता है। ये इसकी लिमिटेशन या सीमा भी कह सकते हैं बोहर मॉडल की, ताकि हर जगह लागू नहीं होता, इन्हीं के लिए लागू करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या एक हो, या फिर कह सकते हैं हाइड्रोजन सदृश परमाणु या आयनों के लिए। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैं हाइड्रोजन की बात करूं, तो अगर हाइड्रोजन के प्रथम कक्ष की या फिर हाइड्रोजन बात करते ही Z बराबर 1 हो गया। Z क्या है, परमाणु क्रमांक। कौन से परमाणु के लिए आप त्रिज्या निकालने जा रहे हो, जैसे मैंने हाइड्रोजन बोल दिया तो Z 1 हो गया। हाइड्रोजन के लिए अब लिख सकते हैं, हाइड्रोजन के लिए Z बराबर 1। अब अगर मान लीजिए हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा की त्रिज्या निकालनी है, हाइड्रोजन के प्रथम कक्षा की त्रिज्या, तो n बराबर 1, प्रथम कक्षा मतलब n बराबर 1, तो देखिए प्रथम कक्षा की त्रिज्या क्या होगी, आप खुद देख सकते हैं, Rn बराबर, तो R1 लिखूं मैं यहाँ पर, n माने नंबर ऑफ ऑर्बिट, तो कौन सा ऑर्बिट है, पहला ऑर्बिट है, तो 1 फिक्स हो गया ना। हमने कहा मैं निकाल रहा हूँ n बराबर 1 के लिए, तो 1 बराबर 0.529, कौन सा ऑर्बिट नंबर है, 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, Z क्या है, हाइड्रोजन है तो Z क्या हुआ 1, तो फाइनली यही बचा कितना, एंगस्ट्रम। तो ये है हाइड्रोजन के प्रथम कक्षा की त्रिज्या। हाइड्रोजन के दूसरे कक्षा की त्रिज्या क्या होगी, Z तो एक ही रहेगा, ये क्या हो गया 2 का स्क्वायर 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना, गुणा कर देना इसको 4 से, तो ये हाइड्रोजन के दूसरे कक्षक की त्रिज्या हो गई। हाँ, ये जो त्रिज्या है, जो हाइड्रोजन के प्रथम कक्षा की त्रिज्या है, जो 0.529 जो है एंगस्ट्रम है, इस वाली त्रिज्या को बोहर त्रिज्या भी कहते हैं। तो हाइड्रोजन के प्रथम कक्षा की त्रिज्या को, प्रथम कक्षा की त्रिज्या को बोहर त्रिज्या कहते हैं। बोहर त्रिज्या कहते हैं। जिसे A0 से प्रदर्शित करते हैं, बोहर त्रिज्या को A0 से प्रदर्शित करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसे बोहर त्रिज्या एक टर्म है, पूछ ले बोहर त्रिज्या क्या होती है, निम्न में से बोहर त्रिज्या क्या है, तो कुछ भी पूछ सकता है इससे रिलेटेड। अब अगर मैं फॉर्मूले को थोड़ा और ढंग से बनाना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अब बोहर त्रिज्या का मान क्या होता है R, ये क्या है बोहर त्रिज्या, ये मान क्या है बोहर त्रिज्या, जिसको A0 लिख सकते हैं। अरे भाई ये बोहर त्रिज्या है कि नहीं, इसने को बोहर त्रिज्या, इसको हम A0 से व्यक्त करते हैं। तो अगर मैं इसके अंदर से फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो ये मुझे मालूम है ये चीज़ क्या है, बोहर त्रिज्या, जिसका मान A0 है, तो मैं इसको A0 लिख सकता हूँ, इसको A0 n²/z, ये भी फॉर्मूला कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं। हाइड्रोजन है तो Z हमेशा के लिए 1 हो गया, तो इस तरीके से, तो ये अपने बोहर त्रिज्या से भी हमने समझ लिया। अब जो है एक और इम्पोर्टेंट टर्म आती है, वो टर्म है, जैसे एक मैं आपके जैसे ये आपके कोई भी कक्ष है, कोई भी कक्षा है, एक कक्षा है कोई भी, अब पहली दूसरी तीसरी चौथी कोई भी कक्षा हो सकती है, उसका केंद्र तो आपको मालूम है बीचों बीच में ही होगा।
अब इस कक्षा की त्रिज्या मालूम हो चुकी है और आपसे अब त्रिज्या नहीं पूछेगा। अच्छा, त्रिज्या जैसे बोर्ड लेवल में त्रिज्या पूछ लेंगे, अब कंपटीशन में आपसे ये पूछ लेगा कि बताइए इस कक्षा ने कितना क्षेत्रफल घेरा, कितना क्षेत्रफल घेर सकती है ये वाली कक्षा। तो अब क्योंकि हमने त्रिज्या निकाल दी है, क्योंकि ये एक वृत्त है तो कितनी त्रिज्या मालूम है, तो एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आर आपको मालूम है, आर निकाल चुके हो, तो पाई आर स्क्वायर करने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी एक रिलेशन, जिससे रिलेशन मैंने कहा ना इससे कम बनते हैं, इन रिलेशन से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, जो क्वेश्चन बनेंगे वो ज़्यादातर इन रिलेशन से हो जाएंगे। ठीक है, तो आप जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ ये कोई एनवीं कक्षा ने एसएन जो है क्षेत्रफल घेरा, तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो मुझे क्या निकालना है, पाई तो ठीक है कांस्टेंट है, या फिर मैं एक बार करके दिखा देता हूँ क्या होगा पाई आर स्क्वायर आर एन स्क्वायर। ओके, ये क्या है, एसवीं कक्षा ने कितना क्षेत्रफल घेरा पाई आर एन स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें तो पाई आर एन का मान यही लिख देता हूँ मैं, ए नॉट स्क्वायर एन की घात 4 और जेड स्क्वायर। तो ये किस चीज़ का फॉर्मूला हुआ कि उसने एनवीं कक्षा ने कितना क्षेत्रफल घेर रखा है या कितना क्षेत्रफल घेर देगा, पाई ए नॉट स्क्वायर एन की घात 4 जेड स्क्वायर, क्योंकि सबका स्क्वायर करना है। तो फॉर्मूला आपको जो क्वेश्चन पूछेगा वो इससे हो जाएंगे कि जो ये जो क्षेत्रफल जो है एस एन जो है समानुपाती है एन की घात 4 के, और एस एन जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है जेड की घात 2 के। ये इंपॉर्टेंट है, ये कम है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, बोर्ड में इसमें से बोर्ड में नहीं आएगा, ये आपके लिए कंपटीशन के लिए है। तो क्षेत्रफल का भी आप ध्यान रखिएगा, इनको रिलेशन कैसे काम में लेने ये भी हम पढ़ेंगे। हम एक क्लास लगाएंगे जिसके अंदर हम न्यूमेरिकल की क्लास होगी और उसमें ये इन सबको कैसे यूज़ में लेना है। मैं कह रहा हूँ इससे न्यूमेरिकल बनेंगे, कैसे इसको यूज़ में लेंगे, ये बात हम करेंगे, अच्छे से कर लेंगे। अब इसमें जो है जैसे मान लीजिए मैं हाइड्रोजन की बात करूँ, जैसे पहले इन दोनों रिलेशन को थोड़ा समझ लेते हैं, इन रिलेशन को थोड़ा देखें। तो अगर पहले आप देखेंगे इस वाले रिलेशन को, पहले रिलेशन को आर एन जो है समानुपाती एन स्क्वायर के, समानुपाती है मतलब एन बढ़ेगा आर बढ़ेगा, पर आप थोड़ा देखो समानुपाती एन के नहीं है, एन स्क्वायर के हैं। मान लीजिए एन 2 हुआ तो 2 का स्क्वायर 4, आर 4 हुआ, एन 3 हुआ तो आर कितना हुआ 9 हुआ, मतलब एन तो कम बढ़ रहा है, आर ज़्यादा बढ़ रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कुछ इस तरीके से ये व्यवस्थित रहते हैं कक्षाएं। जैसे मान लीजिए ये प्रथम कक्षा है, ये प्रथम कक्षा, ठीक है। तो दूसरी कक्षा क्या होगी, ये दूसरी कक्षा, ठीक है। और तीसरी कक्षा की बात करें, तीसरी कक्षा क्या होगी, इस तरीके से बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अब की बार जो चौथी कक्षा होगी वो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इस हिसाब से मतलब बराबर बराबर गैप नहीं आ रहा, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि इनमें बराबर बराबर गैप नहीं है, ये एन स्क्वायर के समानुपाती है। मतलब एन बढ़ता है त्रिज्या उसके वर्ग के हिसाब से बढ़ती है ना। पहला है तो मतलब दूसरा है तो ऑर्बिट नंबर 2 है तो उसकी त्रिज्या मान लीजिए 4 हो जाएगी, और 3 ऑर्बिट नंबर है त्रिज्या 9 हो जाएगी। तो डबल भी नहीं हुआ, डबल से भी ज़्यादा है ना, 4 का 8, फिर सीधा 16 हो जाएगी अगले वाले में, है ना। फिर 9 से सीधा वो 16 हुई। तो इसका मतलब आप ऑर्बिट नंबर बढ़ा रहे हो, त्रिज्या कहीं गुनी बढ़ रही है ना। तो ये वाली बात है, तो ये आपको ध्यान में रखना है इसमें। और दूसरी बात देख ले, आर इस व्युत्क्रमानुपाती है जेड के, जेड माने परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक माने देखिए कैसे बढ़ेगा, हाइड्रोजन, हीलियम आयन, लिथियम आयन, इस हिसाब से मैं जो नाम बोले हैं उससे क्या होती है त्रिज्या, जेड बढ़ रहा है उनका, तो उनकी त्रिज्या क्या हो रही है, कम हो रही है। मतलब एक फिक्स ऑर्बिट का बोलो, पहले फिक्स ऑर्बिट बोल दिया, जैसे मान लो प्रथम ऑर्बिट, प्रथम कक्षा हाइड्रोजन की, हीलियम आयन की और लिथियम आयन की, प्रथम कक्षा के बारे में बात कर रहा हूँ।
तो आप खुद बताइए कि उसमें त्रिज्या किसकी ज़्यादा होगी। भाई जिसका ये कम होगा उसकी त्रिज्या क्या होगी, ज़्यादा। प्रथम कक्षा की बोल रहा हूँ, सबकी एक समान कक्षा की बात कर रहा हूँ, है ना। तो सबकी प्रथम कक्षा की बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन He+ और Li++। तो जिसका ये कम उसकी ये ज़्यादा। तो प्रथम कक्षा की त्रिज्या किसकी ज़्यादा, हाइड्रोजन की ज़्यादा। जिसकी ये ज़्यादा Li++ की सबसे ज़्यादा होता है Z, तो उसके लिए ये क्या है, कम। तो Li++ की प्रथम कक्षा की त्रिज्या क्या होती है, सबसे कम। चलिए एक छोटा सा रिलेशन निकालते हैं। रिलेशन हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा, हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए बात कर रहा हूं, मतलब Z = 1 हो गया, पक्का हो गया, Z = 1। अब मुझे निकालना है, त्रिज्या निकालनी है R1 R2 R3 का अनुपात। ये क्या चीज़ है, हाइड्रोजन हो गया। तो ये कह रहा है प्रथम कक्षा की त्रिज्या, द्वितीय कक्षा की त्रिज्या और तृतीय कक्षा की त्रिज्या का अनुपात चाहिए। तो ये अनुपात कैसे आएगा, तो त्रिज्या का सूत्र रहा ये वाला मान लीजिए भले। तो ये सूत्र है त्रिज्या का A0 N²/Z। तो A0 ठीक है, N², 1 का स्क्वायर, और Z तो 1 हो गया, हर एक के लिए 1 है, तीनों के लिए 1 है। Z क्या हो गया प्रथम कक्षा के लिए, 1 का स्क्वायर, अनुपात A0 2 का स्क्वायर, अनुपात A0 3 का स्क्वायर। देख लीजिए A0 सब में कैंसिल हो रहा है, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 4 और ये 9। तो ये त्रिज्याओं का अनुपात हो गया, ठीक है। तो आप देखें त्रिज्या बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब अगर बात करें निम्न के प्रथम कक्षा के लिए, निम्न के प्रथम कक्षाओं की त्रिज्या, तो मैं नीचे लिख रहा हूं, उनकी प्रथम कक्षाओं की त्रिज्या बताने का अनुपात बताएंगे। जैसे RH हाइड्रोजन के, RHe+ ये हीलियम आयन का, और RLi++ ये लिथियम आयन के। इनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताना है सबकी प्रथम कक्षा के लिए, ठीक है कि नहीं। तो प्रथम कक्षा फिक्स हो गया, ये ला फॉर्मूला। तो A0 N², ये तो प्रथम कक्षा, N हमेशा के लिए 1 हो गया, इस वाले के लिए प्रथम कक्षा के लिए बात कर रहे हैं, अपॉन Z Z क्या है, H का 1, A0 अपॉन Z He का क्या है 2, A0 अपॉन Z क्या है Li++ का 3। क्या हुआ, 1:1/2/1/3। इसको अच्छे से दिखाने के लिए आप इस पूरे को 6 से गुणा कर लें। इस पूरे को जैसे ही 6 से गुणा करेंगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, 6 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 6 से गुणा करेंगे 2 से कटेगा 3 बार, और ये 3 से कटेगा 2 बार। तो आप देख सकते हैं 6:3:2। तो प्रथम कक्षा की त्रिज्या सबसे ज़्यादा किसकी है, हाइड्रोजन की, उसके बाद He+ की, और उसके बाद Li++ की। तो ये हमने बात की इसके बारे में। अब कुछ ग्राफ आपको बता देते हैं इन दोनों से रिलेटेड, जो कोई इन दोनों से रिलेटेड ग्राफ। कैसे ग्राफ बनाएंगे हम, देखिए इनके पास ही बना देते हैं ये ग्राफ। ये मैंने ग्राफ बनाया। अब ये किन किन के मध्य, इस रिलेशन के बीच में ग्राफ बना रहा हूँ इससे। तो यहाँ पर हो जाएगा Rn, जो यहाँ पर तो हो जाएगा R, ये है यहाँ पर त्रिज्या, और यहाँ पर जो हो जाएगा वो N हो जाएगा। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से, मतलब N तो कम बढ़ रहा है और R कहीं गुना बढ़ रहा है। इस तरीके से ये ग्राफ होगा इसका, R और N के मध्य का ग्राफ कुछ इस तरीके से, ये ऐसे वक्राकार है थोड़ा सा, है ना। अब दूसरा इसका करें, इसका ग्राफ बहुत आसान, इसका ग्राफ तो सबको मालूम है कैसे बनाना होगा, इसका ग्राफ कैसा आएगा,
है ना, क्योंकि आर और जेड क्योंकि दोनों व्युत्क्रमानुपाती है, क्योंकि दोनों व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए ग्राफ आपको मालूम है, कई बार आपने इसका ग्राफ बनाया होगा। यहां पर हम आर लिख देते हैं, ये आर, और यहां पर हो जाएगा जेड। दोनों व्युत्क्रमानुपाती है, तो व्युत्क्रमानुपाती वाला ग्राफ कैसा होता है आपको सबको मालूम, व्युत्क्रमानुपाती ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। तो ये ग्राफ भी आपको ध्यान रखना है। तो त्रिज्या से संबंधित हमने सारी बातें कर ली है, और न्यूमेरिकल हम करेंगे बाद में। अब बात करते हैं वेग की, है ना। इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग कह सकते हैं, हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग। ऑर्बिटल वेलोसिटी, कक्षीय चाल कह लीजिए, ऑर्बिटल स्पीड, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल। हम ऑर्बिटल स्पीड निकाल रहे हैं कि जिस भी और ऑर्बिट में या कक्षा के अंदर है इलेक्ट्रॉन है, उस कक्षा में उसकी चाल कितनी है, ठीक है। तो वैसा का वैसा अपन काम करेंगे जैसा अभी अपन ने त्रिज्या के लिए किया था, वही दोनों समीकरण। कौन सा वाला, पहले अभिक्रित से mv² अपॉन r 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² अपॉन RN²। ये समीकरण नंबर 1, वैसा का वैसा काम किया जाएगा। दूसरा जो था वो था mvr इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई। उस समय हमने क्या किया था, Vn का मान निकाल दिया था और इसमें रख दिया था, तो Vn तो गायब, फिर बचा Rn। अब की बार हम इसका उल्टा करेंगे, इसमें से Rn का मान निकाल देंगे और Rn का मान उधर रख देंगे पहले में, तो फिर Rn गायब, फिर Vn आ जाएगा। तो Rn का मान निकालते हैं इसमें से, Rn बराबर क्या होगा, NH अपॉन 2 पाई। तो ये दोनों नीचे आएंगे, MVn नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अब इसका मान, Rn का मान समीकरण 3 में रखने पर, पहले एक बार मैं समीकरण 3 एक बार 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो पहले एक बार मैं समीकरण 1 लिख देता हूं। समीकरण 1 पहले पूरा लिख दीजिए। अब इसको इसलिए लिखा क्योंकि अगर हम ऐसे रख लेंगे तो 2 बार मान रखना पड़ेगा Rn। देखिए आप खुद देखिए, Rn से Rn कैंसिल हो रहा है। अब आपको एक जगह ही मान रखना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पर मान रख देंगे और काम खत्म। तो अब इसमें मान रख लेते हैं mv²। अब मान रखेंगे ये वाला, तो ये मान मिट गया लगता है। Rn बराबर 2 पाई, और यहाँ से कौन आए थे इधर, m और Vn। ओके, ये मान अब यहाँ पर रख दिया जाएगा। तो अब इसमें इस जगह पर मान रख दीजिए mVn², नीचे कुछ भी नहीं है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया ZE² अपॉन, ये रहा Rn, Rn² नहीं Rn है, तो Rn का मान ये रहा, नीचे रखना है Rn का मान NH अपॉन। अब आपको पता है अपॉन करूंगा तो बाद में वो कहां चला जाएगा, ऊपर, तो मैं इस नीचे वाले को ऊपर लिख देता हूं सीधा, 2 पाई mVn, ठीक है। तो मैंने Rn का मान इसमें Rn की जगह रख दिया है। अब आपको दिख रहा होगा, अब Vn ही है इसके अंदर, तो देखिए एक Vn से एक Vn क्या हो रहा है, कैंसल, और ये देखिए m से m क्या हो रहा है, कैंसल। तो सीधा डायरेक्ट Vn का मान आ गया, आसानी से आ गया। Vn बराबर क्या हो गया, ये देखिए एक 2 से 2 भी कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये 2 2 जा 4, और पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। तो Vn का मान क्या बचा फाइनली, ZE², ऊपर कुछ भी नहीं बचा है, तो आप लिख सकते हैं E²Z अपॉन, नीचे क्या बचा है आपके 2 एप्सिलॉन नॉट HN, ठीक है।
एच और एन में थोड़ा भिन्नता रखेगा आप लिखने में भी, ठीक है। तो ये अपने को मिल गया, तो ये फाइनल फार्मूला हुआ, ठीक है, ये फाइनल फार्मूला। ठीक है, ई स्क्वायर जेड अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एच एन, ओके। और अब आपको फिर मालूम है ई कांस्टेंट, वही वाला मान 1.6 गुणा 10 की घात -19, उसका स्क्वायर कर देंगे। 2 कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट 8.85 गुणा 10 की घात -12, एच पता है आपको, प्लांक नियतांक अभी लिखवाया है, सारे एक साथ लिखवा दिए मैंने, ठीक है कि नहीं। और एन और जेड आपको मालूम है ये बदलते नहीं हैं, सॉरी बदल जाते हैं, तो इसलिए इसका मान फिक्स नहीं होता। तो ये सारे कांस्टेंट, और इन कांस्टेंट का जब यहाँ पे मान रखेंगे तो कैलकुलेशन करेंगे, और कैलकुलेट करके आपको ये वैल्यू मिलेगी। तो ये वैल्यू आप याद रखना, 2.18 10⁶ z अपॉन n, और ये z अपॉन n, और ये होगा आपके मीटर पर सेकंड में, क्योंकि सारी की सारी जो है यूनिट जो है SI में ही थी, और SI में फिर वेग आ गया 2.18 गुणा 10 की घात 6 z बटा n। तो ये अपने वेग का मान आ गया, इलेक्ट्रॉन के किसी भी nवें कक्ष में वेग का मान। पहले कक्ष में है तो n 1 हो जाएगा, अब वो परमाणु कौन सा है, आयन कौन सा, उस हिसाब से z हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी कक्ष में अब हम वेग निकाल सकते हैं। अब एक और बात, जैसे मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ, या फिर एक पहले ये बात पढ़ ली, देखे 2.18 × 10⁶ को मैं ये भी लिख सकता हूँ, क्या 2.18 × 10⁶ को ये चीज़ लिखी जा सकती है c/137। अब आप कहेंगे ये क्या चीज़ है, c है प्रकाश का वेग 3 गुणा 10 की घात 8 और 137 है, और तो क्या है। अब ये क्यों लिखा, क्योंकि जब मैंने इसके अंदर इसका भाग लगाया तो मुझे यही मिला। तो आप कहेंगे ऐसे तो हम चेंज करते जाएंगे, बहुत सी चीज़ें मिल जाएगी भाग देके, हम जानबूझ के इसको ले आए क्योंकि सी की हमें एंट्री चाहिए। क्यों, कभी कभी प्रश्न ये पूछता है कि आपके इस कक्ष के अंदर जो वेग है इलेक्ट्रॉन का, वो प्रकाश के वेग का कितना गुना है। फिर लास्ट में फिर अपन क्या करते हैं, अगर प्रकाश के वेग का कितना गुना है तो उसमें हमें प्रकाश के वेग का भाग लगाना पड़ता है। जबकि अगर हम सी की एंट्री एक फॉर्मूले में करा दें, वेग के फॉर्मूले में, तो फिर प्रकाश की वेग से तुलना करना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए ये, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को टैकल करना है, इसलिए हम ये टर्म लेके आए, ताकि प्रकाश के वेग से जब भी किसी क्वेश्चन में तुलना की बात कहेगा तब मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। कौन सा फॉर्मूला, इसका मान यहाँ पे रख दें। तो जैसे इसका मान यहाँ पे रखेंगे एक नया फॉर्मूला बन जाएगा, वो v के टर्म में c के टर्म में बन जाएगा। इसकी जगह लिख सकते हैं c/137, लिखना गलत नहीं क्योंकि इसका मान यही है, ठीक है, z/n। तो ये भी एक फॉर्मूला है, और आपको मालूम है ये फॉर्मूला आपको कब लगाना है, मैंने बता दिया है। जब आपको प्रकाश के वेग से तुलना करने पूछे कि भाई फला कक्षक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का वेग है उसका जो है प्रकाश के वेग से कितना गुना है, तो उस केस में जिससे गुना पूछा जाए वो तो रहता है नीचे, और जिसका वेग पूछा जाए वो ऊपर। तो जब वो पूछेगा तो हम c को यहाँ ले आएंगे, v/c ये है उसका प्रकाश के वेग से तुलना, ठीक है। तो जो यहाँ पर रहेगा हम उसको सॉल्व कर लेंगे, तो डायरेक्ट हमें ये मान मिलता है। और कई बार प्रश्न आता है इससे रिलेटेड, तो इसलिए हमने ये टर्म अलग से ही बना ली, एक फॉर्मूला ही अलग से बना के दे दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन के प्रथम कक्ष के अंदर इलेक्ट्रॉन के वेग की। मतलब हाइड्रोजन है तो z बराबर क्या हुआ, z बराबर हो गया 1, z बराबर 1। हाइड्रोजन के लिए z बराबर 1, z बराबर 1 और n बराबर 1 प्रथम कक्षा के लिए निकालना है, तो निकालिए v1 बराबर c/137। z हाइड्रोजन के लिए 1, प्रथम कक्षा के लिए निकालना है वेग 1, बचा क्या 1 c/137। अब अगर मुझे निकालना हो कि ये वेग का मान हो गया, आप चाहें तो अगर मैं बात करूं तो ये c/137 कितना होता है, 2.16 गुणा 10 की घात 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये है हाइड्रोजन के प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग, या चाल कह सकते हैं, 2.18 गुणा 10 की घात 6 ये इलेक्ट्रॉन की चाल हुई हाइड्रोजन के प्रथम कक्षा के अंदर, ठीक है। और इसको ये लिख सकते हैं, ठीक है। और इससे क्या मिला, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ v1/c बराबर 1/137। ये चीज़ हमें क्या बताती है,
ये टर्म हमें क्या बताती है कि हाइड्रोजन के प्रथम कक्षा के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की चाल है वो जो प्रकाश के वेग की कितनी गुनी है, ये टर्म यही बताती है। ये हमें क्या बताती है, जिससे भी भाग लगाया उससे तुलना हो गई। तो हमने सी का भाग लगाया तो सी से तुलना हो गई, किसकी तुलना होगी, इसकी। तो ये चीज बता रही है कि प्रकाश के वेग का कितना गुना है, ये वेग कितना गुना है, सामने कितना दिख रहा है, 1/137 गुना। तो प्रथम कक्षा के अंदर हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो चाल है वो प्रकाश की चाल की 1/137 गुना है। और इस वाली जो ये अनुपात जो है, इस वाले अनुपात को हम सूक्ष्म संरचना नियतांक बोलते हैं, ठीक है ना। इसे सूक्ष्म संरचना नियतांक कहते हैं, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, सूक्ष्म संरचना नियतांक। इस चीज को सूक्ष्म संरचना नियतांक कहेंगे और जिसको अल्फा से व्यक्त करते हैं। तो अल्फा क्या चीज हुई, अल्फा हुई V1/C और अल्फा का मान कितना है, 1/137। ये अल्फा की परिभाषा और ये अल्फा का मान क्या है, ये अल्फा की परिभाषा कि हाइड्रोजन के प्रथम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की जो चाल प्रकाश की चाल की जितनी गुना होती है उसे हम सूक्ष्म संरचना नियतांक कहेंगे, जो कि होता है 1/137। तो ये हमने इसके बारे में पढ़ लिया। और अब फिर मैं वही बात कहूँगा कि न्यूमेरिकल जो ज़्यादातर है इस फॉर्मूले से तो आ ही सकते हैं बोर्ड लेवल में, बट ज़्यादातर क्वेश्चन है जो बोर्ड पे भी आते हैं और कंपटीशन में भी है वो इस रिलेशन से, इस वाले फॉर्मूले को याद रखिएगा। हम नेक्स्ट में कर रहे हैं 2.16 Vn बराबर 2.16 गुणा 10⁶ Z/N। तो रिलेशन ये है, Vn समानुपाती है Z के और Vn व्युत्क्रमानुपाती है N के। ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये फॉर्मूला है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं कहूँगा ये इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्राफ बना दीजिए इससे रिलेटेड, ग्राफ बना देंगे फटाफट अपन। सबसे पहले इस रिलेशन से तो ग्राफ बनेगा V और Z के बीच में। तो जो समानुपाती है, समानुपाती का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन हो गया ग्राफ। दूसरा ग्राफ इससे रिलेटेड बना दीजिए, ये इससे रिलेटेड ग्राफ बन जाएगा। R और किसके बीच में है, सॉरी V और किसके बीच में, N के बीच में, व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ कैसा बनता है, ये इस तरीके से। तो इन दोनों के बीच में ग्राफ भी हमने शो कर दिया, ठीक है। और इससे रिलेटेड भी हम क्वेश्चन करेंगे खूब सारे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो हमने वेग के बारे में, इलेक्ट्रॉन के कक्षीय चाल के बारे में बात कर ली। किसी भी परमाणु के बारे, आयन या परमाणु के इलेक्ट्रॉन की किसी भी कक्षा में चाल हम ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए आपको Z मालूम होना चाहिए और कौन सी कक्षा में चाल निकालनी है वो नंबर मालूम होना चाहिए, ऑर्बिट नंबर, कक्षा का नंबर मालूम होना चाहिए। तो हम किसी का भी चाल वगैरह निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं आवृत्ति की। मतलब आवृत्ति मतलब क्या, कि इलेक्ट्रॉन जो है 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाता है नाभिक के चारों ओर। नाभिक के चारों ओर जितने चक्कर लगाएगा वही उसकी आवृत्ति होगी। तो पढ़ते हैं आवृत्ति के बारे में। कक्षीय आवृत्ति कह सकते हैं, हर कक्षा में अपनी एक अलग आवृत्ति होगी। अब आवृत्ति का सूत्र कैसे दिया, अगर आपके पास वेग है और वो क्या कह सकते हैं वर्ताकार पथ पे गति कर रहा है तो उसकी एक त्रिज्या होगी, और त्रिज्या और वेग दोनों ही मालूम है। तो आवृत्ति का एक सूत्र होता है, याद रखिएगा, वेग बटा परिधि। याद रखना, ये डायरेक्ट आवृत्ति मिलेगी इससे। तो वेग बटा परिधि, हमारे पास वेग भी है और परिधि 2πr, क्योंकि वर्ताकार पथ है तो परिधि 2πr हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लगाते हैं आवृत्ति को, मैं Fn से शो करता हूँ और कोई न्यू भी बना सकता है आवृत्ति के लिए, पर क्योंकि हमारे पास V है और V न्यू में कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए हम F से बना दे रहे। ठीक है, आवृत्ति, वेग क्या है, nवीं कक्षा की आवृत्ति, तो nवीं कक्षा में वेग, उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग बटा परिधि 2πrn, उस कक्षा में त्रिज्या। ये अपना फॉर्मूला हो गया। अब हमारे पास V भी है और R भी है।
हमारे पास पीछे v भी हम ले आएंगे पीछे से और r को भी ले आएंगे। तो v और r दोनों को हम ले आए। तो सबसे पहले v का मान निकालना है। तो v का मान कहाँ पर है, ये रहा v, e स्क्वायर z 2 एप्सिलॉन नॉट hn, e स्क्वायर z 2 एप्सिलॉन नॉट hn। तो ये हमने मान निकाल दिया, vn का रख दिया और देखिए 2 पाई है, कहीं पर भी लिख दिया। अब हमें किसका मान रखना है, rn का मान रखना है, n कक्षा की त्रिज्या के मान रखना है। तो n कक्षा की त्रिज्या का फॉर्मूला पीछे फिर से देखिए, ये आपके n कक्षा की त्रिज्या का मान हो गया एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर n स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट नीचे नीचे लिखेंगे h स्क्वायर n स्क्वायर, अपॉन में क्या है, अपॉन में भी देख लेते हैं, पाई एम ई स्क्वायर जेड, पाई एम ई स्क्वायर जेड। तो अब मालूम है आपको ऊपर लिखना पड़ेगा, तो पाई एम ई स्क्वायर जेड। अब जो कैंसिल हो सकता है आप उनको कैंसिल कर लीजिए, आराम से कैंसिल कर लीजिए। पाई से देखिए पाई जा रहा है और कोई कैंसिल हो रहा है क्या, एम नीचे नहीं है, ई और जेड, बस लिख दीजिए सारा फॉर्मूला, ई की घात 4 ई स्क्वायर इंटू ई की घात 4 जेड स्क्वायर एम एम जेड स्क्वायर। ऊपर तो ये बचा, नीचे क्या बचा है देख रहे, 2 दूने 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर एच इंटू एच स्क्वायर, एच की घात 3 हो गई, ठीक है। और ये है एन और एन स्क्वायर, एन की घात 3, ओके, ये एन की घात 3 हो गया। अब देख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच क्यूब एन क्यूब, ओके। अब आपके लिए हाँ, हम फिर से इन सभी कांस्टेंट का मान रख सकते हैं, फाइनली यही बचेगा, ये भी किया जा सकता है, परंतु क्वेश्चन इससे ज़्यादा बनते ही नहीं है। क्वेश्चन जो है अगर बनते भी है तो वो इस रिलेशन से बनेंगे, मैंने बताया था ये रिलेशन एफ एन जो है किसके समानुपाती है, जेड स्क्वायर के, और दूसरी बात एफ एन जो है किसके व्युत्क्रमानुपाती है, एन क्यूब के। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, जिससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, तो इसलिए इनका मान रखा ही नहीं, मान रख के वैल्यू निकालने की इतनी जरूरत है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन इससे ज़्यादा बन जाएंगे आपके। एफ एन समानुपाती जेड स्क्वायर के, एफ एन जो है व्युत्क्रमानुपाती है एन क्यूब के। अब जो है आवर्ती के बारे में बात हो गई, अब हम बात करेंगे जो है आवर्तकाल या फिर कह सकते हो परिक्रमण काल के बारे में बात करेंगे। परिक्रमण काल, तो स्टार्ट करते हैं परिक्रमण काल। कितनी परिक्रमा मतलब एक परिक्रमा करने के अंदर कितना टाइम लगेगा, किसी इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करने में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम ही परिक्रमण काल कहलाता है। और हम सब जानते हैं, 11th में पढ़ा था, परिक्रमण काल जो होता है वो आवर्ती का व्युत्क्रमानुपाती होता है, सिंपल। और आवर्ती हमें मालूम है, तो इसका उल्टा कर दीजिए, यही तो परिक्रमण काल हो जाएगा। भाई ये एफ एन का मान नीचे रखोगे, फाइनली इसको उल्टा ही तो करना है, व्युत्क्रम ही तो करना है। तो टी एन की वैल्यू जो हो जाएगी वो इसको ऊपर लिख दीजिए, 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब एन स्क्वायर, 4 एप्सिलॉन नॉट एच क्यूब एन क्यूब। एन क्यूब बटा ए की घात 4 एम जेड स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला बन गया, आपके आवर्तकाल का फॉर्मूला बन गया। अब जो है फिर से ये आपको याद रखना है कि आवर्तकाल जो है वो किसके समानुपाती, एन क्यूब के, और किसके व्युत्क्रमानुपाती है, जेड स्क्वायर के। ये इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ है इंपॉर्टेंट। और अभी अपन ने क्या क्या पढ़ा, वापस एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की है इलेक्ट्रॉन के कक्ष की त्रिज्या की, तो उसमें हमने त्रिज्या पढ़ा है, त्रिज्या का फॉर्मूला निकाला है, और 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम के अंदर, ओके। नेक्स्ट में हमने जो है बोहर त्रिज्या के बारे में बात की और रिलेशन के बारे में बात की है हमने। ग्राफ है ये, आपके डेरिवेशन बोर्ड में आता है, मतलब बोर्ड में पूछा जा सकता है कि भाई त्रिज्या का जो है सूत्र व्युत्पत्ति कीजिए
इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा में त्रिज्या का सूत्र बोर्ड, और हमने ये सबसे बड़ी बात क्षेत्रफल की बात की है ना। और रिलेशन आप याद रखिएगा, ये रिलेशंस, और एक दूसरे से कंपेयर करके हमने त्रिज्या के बारे में बात कर ली, वेग के बारे में बात की है हमने, वेग का सूत्र निकाला और उसका क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन के चाल का सूत्र निकाला और उससे तुलना की है प्रकाश की चाल से, और सूक्ष्म संरचना नियतांक हमने देख लिया, ये रिलेशन और ग्राफ, उसके बाद में आवर्ती और आवर्तकाल। तो स्टूडेंट जो अब हम जो नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, और आप जो है इसमें आज जो पढ़ा उसको ढंग से लर्न करना, याद करना, रिवाइज कर लेना, बिकॉज न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा बोर्ड लेवल के और कंपटीशन लेवल के। तो अगर ये चीज़ें आपको याद होगी, जो आज हमने जो भी संबंध किए हैं, थोड़े कंफ्यूजिंग है क्योंकि त्रिज्या से रिलेटेड भी संबंध है, दो एक क्या कहते हैं वेग से रिलेटेड भी है, फॉर्मूले भी ज़्यादा है। तो अगर आपके याद हुए होंगे तो आपको भी क्वेश्चन करने में मज़ा आएगा। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।